हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मानव नेत्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, हम जितने भी चीज़ को देखते हैं, हम अपने आसपास जितने भी चीज़ को देखते हैं, कोई चीज़ लाल दिखाई देता है, कोई हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम जो भी चीज़ देखते हैं, पार्क में जाते हैं तो सब हरा भरा दिखता है, तो वो सब कैसे दिखते हैं? हम अपने आँखों से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में आँख का क्या महत्व है, तो इसको व्याख्या करना आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि हमारे आँखों में क्या सब चीज़ होता है, हमारी आँख कैसे काम करती है, हम वो सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कॉपी पे कुछ इस तरह से अपनी आँखों को बनाते हैं। ठीक है, हमारी आँख जो होती है वो कैसे गोलाकार, गोल टाइप की होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। कुछ इस तरह से हम कॉपी पे अपनी आँखों को दर्शाते हैं। तो इसमें जितना भी भाग है हम धीरे धीरे सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या हो गया? आइरिस होता है, आप देखे होंगे कि जैसे आप किसी का आंख देखते हैं तो किसी का आंख क्या होता है, काला काला दिखा, आपको दिखाते हैं हम फिगर बना के। तो आप किसी का आंख देखते हैं तो आंख का जो गोला भाग होता है ना, सबसे आगे जो गोलीय भाग होता है और उसके बीच में ये काला काला जो होता है, तो ये जो भाग होता है ना, ये वाला भाग किसी का काला होता है ना, किसी का भूरा आंख होता है, किसी का नीला आंख होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि रे तुम्हारा आंख भूरा है, तो हम उसको उसके आइरिस के बारे में बताते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। किसी का आंख काला, किसी का आंख भूरा, किसी का आंख नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे आंख में एक पिगमेंट टाइप का होता है। वो पिगमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम उस पर प्रकाश अगर आता है, वो जो गोल गोल हमारे आंख में होता है, उस पर जो प्रकाश आता है ना, तो वो प्रकाश क्या करता है, ये अवशोषित करके, जैसे मेरा आंख काला है तो वो क्या करता है, ये जो चारों तरफ होता है ये काला कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, काला कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण से मेरा आंख क्या होता है, ये मेरा आंख के जो चारों तरफ है काला काला दिखाई देता है। किसी का भूरा कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो किसी का भूरा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे किसी का मतलब उसे हरा, किसी का आंख नहीं होता है, तो किसी का आंख हरा हरा दिखता है। इसका मतलब क्या कि जो श्वेत प्रकाश को अवशोषित करके वो हरा रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसका हरा दिखता है। ठीक है, तो ये आइरिस हो गया। आइरिस क्या होता है, हमारे आंख के एक वृत्ताकार भाग होता है, एक पारदर्शी वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया हमारे आंखों के सबसे पहला भाग होता है जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, जिससे होके प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। कॉर्निया को हम अपने आंखों का दरवाजा या द्वारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया के द्वारा हमारी आंखों में प्रकाश आती है। अब कैसे प्रकाश काम करती है हम वो समझते हैं। आइरिस हम समझ गए, आइरिस क्या होता है। कॉर्निया हम समझ गए, कॉर्निया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पुतली क्या होता है। पुतली क्या होता है, जैसे हमारा ये आंख हो गया, अगर ये हमारा आंख होता ना, हमारा आंख चूंकि इधर भी होता है, आंख का इस तरह से भाग होता है ना, इस तरह से, और हमारे आंख के बीच में एक गोल गोल होता है। ठीक है, उसके बीच में काला होता है ना, तो ये जो भाग होता है, ये किसी का लाल पीला हरा दिखता है, तो ये किसका, आइरिस इसको बोलते हैं, आइरिस। इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट टाइप का कुछ होता है जो क्या होता है, श्वेत प्रकाश को अवशोषित करके, जैसे कोई काला कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो वो हमको काला दिखाई देता है। कोई अगर भूरा कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका आंख भूरा दिखाई देगा। तो क्या होता है ना, हमारे आंख के बीच ये काला काला एक भाग होता है। ये भाग, इसमें छिद्र होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, खाली होता है, ये छिद्र होता है। इससे होकर क्या होता है, प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इससे होकर क्या करता है, प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये जो भाग है ना, छोटा सा गोल टाइप का, आप देखिएगा, आप अपने आईना में देखिए, जो काला काला भाग होता है, इसका साइज बढ़ भी सकता है, इसका साइज घट भी सकता है। अब इस साइज कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसका भी एक कंसेप्ट होता है। आप देखते होंगे कि जब आप दोपहर के समय आप छत पे जाते हैं, तो आप जैसे ही छत पे चढ़ते हैं तो छत पे क्या होता है, ढेर सारा सूरज का रोशनी होता है। ठीक है, तो हमारा आंख क्या करता है, ऑटोमेटिक हमारा आंख बंद हो जाता है, अपने आप को बंद कर लेते हैं आंख को, ताकि जो सूरज का तेज प्रभाव है वो हमारे आंखों में आके हमारे आंख खराब नहीं कर दे। तो क्या करते हैं, हम आंख को सिकुड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सिकुड़ लेते हैं तो ये छोटा वाला जो गोल गोल भाग होता है ना, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे हम छत पर से उतर के नीचे आते हैं तो हमको रूम में कुछ सुझाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है।
तो हम क्या करते हैं, अपने आँख को फाड़ते हैं, मतलब ये है ना, इसको हम बड़ा करते हैं, आँख को फाड़ देते हैं। और फाड़ते हैं मतलब क्या, आँख को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखते हैं कोई भी चीज़ हमको दिखाई दे कि नहीं दे। ठीक है, तो ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, मतलब पुतली बोलते हैं। ये छोटा बड़ा हो सकता है। अभी मान लीजिए हम आपके आँख पे एक तीव्र तेज टॉर्च मार दे, तो आप क्या करिए, आँख बंद, मतलब छिटकू लीजिएगा, मतलब आँख आप मतलब बंद कर लीजिएगा, तो क्या होगा, ये पुतली छोटा हो जाएगा। जैसे आपका रूम का रोशनी हम बंद कर दिए, रूम का अंधेरा कर दिए, तो आप क्या करिएगा, आँख थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ हमको दिखे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, सबको अपनी भाषा में लिखना है, हम सबको बता देते हैं क्या क्या बात है। ठीक है, आते हैं फिर आते हैं स्लिडिया मांसपेशिया पे। ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि हमारे आंखों में क्या होता है ना, उससे स्लिडिया मांसपेशिया से पहले हम समझते हैं लेंस। तो हमारे आंखों में एक उत्तल लेंस लगा होता है। हम आप चूंकि वो शीशा वाला लेंस लगा नहीं होता है, तो हमारे आंखों के अंदर ना, हमारे आंखों के अंदर वो जो काला काला भाग होता है ना हमारे आंखों के अंदर, उसके जस्ट बाद क्या होता है, एक लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है, शीशा वाला लेंस नहीं होता है, वो मतलब जेल टाइप का झिल्ली रूप से होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। भगवान हमको बना कर भेज दिया इस तरह। ठीक है, ये जो उत्तल लेंस होता है ना, ये क्या होता है, ये मतलब बंधा हुआ होता है, किससे, स्लिडिया मांसपेशिया से जुड़ा हुआ होता है। अब स्लिडिया मांसपेशिया का क्या काम है, बस ये अगर लेंस को बड़ा करना, लेंस को छोटा करना, मतलब ये लेंस है, इसको बड़ा करना, लेंस को छोटा करना, बस यही स्लिडिया मांसपेशिया का काम है। ठीक है, हम समझाते हैं आपको। जैसे आप अगर दूर रखे किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु को देखने के लिए आपको आंख पे ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो स्लिडिया मांसपेशिया ना, इसको मतलब लेंस को लंबा कर देता है। जब वस्तु दूर होता है तो उसको लंबा कर देता है, तो उसपे जो मतलब दूर रखे वस्तु को देखने में जो पावर लगता है ना आंख में, क्या करता है, इसको लंबा कर देता है लेंस, स्लिडिया मांसपेशिया लेंस को। तो वही वस्तु अगर हम नजदीक रखें, मान लीजिए अगर ये मेरा आंख है, आंख में ये लेंस है, मान लीजिए लेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वही वस्तु का निकट वस्तु रख ले, नजदीक में वस्तु रख ले, तो हमारा आंख क्या करता है, इस वस्तु को देखने में ज्यादा पावर लगाता है, ताकि इस वस्तु को स्पष्ट देख सके। ठीक है, ठीक, तो वही इसका स्लिडिया मांसपेशिया का काम क्या होता है कि लेंस के साइज को बढ़ाना या घटाना, यही काम होता है स्लिडिया मांसपेशिया का। ठीक है, अगर कहीं दूर वस्तु रखा हुआ है तो स्लिडिया मांसपेशिया क्या करता है, क्योंकि अगर दूर वस्तु रखा हुआ होता है तो उसको देखने में हमारे आंख को ज्यादा पावर नहीं लगता है। मतलब क्या करता है, अगर कोई वस्तु दूर रखा हुआ है तो स्लिडिया मांसपेशिया क्या करता है कि हमारा ये जो लेंस, इसका फोकस दूरी बढ़ा देता है। फोकस दूरी मतलब इसको लंबा कर देता है। वही वस्तु अगर नजदीक रहता है तो हमको क्या पावर ज्यादा लगता है देखने में, है ना, पावर ज्यादा लगता है। अगर कोई वस्तु नजदीक रहता है तो क्या होता है, फोकस दूरी कम होता है, मतलब ये उसको चिपटा करता है, फुला देता है इसको, है ना, दाब देता है, क्या फूल जाता है ये। बस स्लिडिया मांसपेशिया का यही काम है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेटिना। रेटिना क्या है, हमारे आंखों का पर्दा जैसा काम करता है। पर्दा मतलब क्या, जैसे पर्दा पे जैसे फिल्म देखते हैं ना, सेम उसी तरह रेटिना क्या होता है, एक पर्दा का जैसा काम करता है। क्या होता है कि जो भी प्रकाश कॉर्निया में घुसता है, फिर कॉर्निया से उत्तल लेंस से आकर टकराता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ता है, प्रकाश को मोड़ के रेटिना, देखिए हम दिखाते हैं आपको, समझाते हैं। अगर मेरा ये आंख है, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है। रेटिना क्या है, इसी पे आके मेरा सभी प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए ये मेरा लेंस लगा हुआ है, तो प्रकाश अगर इस लेंस पे पड़ेगा, हमारे आंख में जो लेंस है उस पे पड़ेगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ता है। ये क्या करेगा, इस प्रकाश को मोड़ के रेटिना पे फोकसित कर देगा, रेटिना पे अपसरित कर देगा, रेटिना पे पहुंचा देगा। अब अगर किसी भी वस्तु से प्रकाश निकला, लेंस से टकरा के यहाँ पे रेटिना पे फोकसित हो रहा है, तो उस वस्तु का हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिख जाता है। समझिए, मेरा बात को सुनने की कोशिश करिएगा। हम किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। अभी आप लोग, हो सकता है आप लोग को चश्मा नहीं लगा हुआ हो, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आंख स्वस्थ है तो आप लोग क्या करते हैं, अपना किसी भी वस्तु को आराम से देख लेते हैं। कैसे देखते हैं कि आपका आंख, कोई वस्तु अगर आप मान लीजिए ये पेन को ही देख रहे हैं, तो क्या होता है, इस पेन से किरण निकलता है, आपके आंखों पे पड़ता है। ठीक है, आपके आंखों पे पड़ता है।
अब वो क्या होता है, जैसे आंख में प्रवेश करता है तो आंख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ, उस उत्तल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश किरण को मोड़ के यहाँ रेटिना पे फोकसित करता है, रेटिना पे आगे कटाता है। और हम जानते हैं जहां पे अपवर्तित किरण करती है तो वहीं क्या प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो दोनों कहाँ करता है, रेटिना पे। तो रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो रेटिना का काम यही होता है। अब यहां से ना ढेर सारा नस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम ऑप्टिक्स नर्व या दीर्घ तंत्रिका बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं, किसी भी वस्तु को, तो उसका संकेत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना कि हाँ ये क्या है, ये ग्लास है, ये बुक है, तो मतलब उसका क्या होता है, संकेत पहुंचाता है, संकेत पहुंचाता है। ये ऑप्टिक्स मतलब दीर्घ तंत्रिका के द्वारा जो भी हम आंख से देखें हमारा मस्तिष्क को वो संकेत पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लेंस और रेटिना के बीच में ना ये भाग एक मतलब एक तरह से पानी से भरा होता है, एक द्रव से भरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। अब अगर ये द्रव नहीं होगा तो मेरा आंख पिचकने जाएगा। तो ये द्रव क्या करता है, इसको टाइट किया रहता है, मतलब इधर इधर मतलब पूरा भरे रहता है, तो टाइट होता है पूरा। अगर पानी निकाल देंगे तो पिचकने जाएगा, पिचक जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, पानी भरा हो रहता है, जिस कारण से ये क्या होता है, टाइट रहता है। उसको क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या है कि हमारे नेत्र के अंदर, नेत्र गोलक के अंदर जो एक द्रव भरा होता है, एक तरह का द्रव भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम सभी बात पे यहाँ पे जितना भी बात होता है हम इस पे सभी बात कर लिए। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया को स्वच्छ पटल भी बोलते हैं, बात कर लिए। परिनालिका या आइरिस, इसके बारे में बात कर लिए। लेंस, इसके बारे में बात कर लिए। सीलिया मांसपेशी क्या होता है, बस लेंस को लंबा करता और मतलब चिपटा करता है। ठीक है, मतलब उसका फोकस दूरी को वो चेंज करता है, बस लेंस का फोकस दूरी को चेंज करता है। रेटिना हो गया, रेटिना के बारे में समझ गए, रेटिना क्या होता है। और ऑप्टिक्स नर्व, दीर्घ तंत्रिका क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र में ये सब चीज होता है, ये सब आप अपने कॉपी में अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। ठीक है, आंखों की कार्य प्रणाली, तो बस वही बात है। आंख का कार्य प्रणाली क्या है भैया, कि आंख जो है हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, कब देखते हैं, जब उस वस्तु से जो प्रकाश निकलता है और हमारी आंखों में प्रवेश करता है। हमारे आंखों में सबसे पहले कहाँ जाता है भैया, सबसे पहले कॉर्निया में प्रवेश करता है, फिर कॉर्निया से जो काला काला भाग होता है ना, उसमें से प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करके उत्तल लेंस लगा होता है हमारे आंखों में, उत्तल लेंस से कन्वर्ज होके या कन्वर्ज मतलब जो भी होता है, उत्तल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को मोड़ता है और मोड़ के कहाँ, रेटिना पर जाके दोनों कट जाता है, अपवर्तित किरण कट जाता है, जिस कारण से रेटिना क्या होता है, मेरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हमारा आंख का कार्य प्रणाली हो गया। अब हम बात करते हैं, एक आता है समंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, उससे पहले एक कुछ पॉइंट होता है, निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टिप्रास क्या होता है। निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु होता है वह बिंदु जो हमारी आंख के सामने अगर कोई वस्तु को हम रख दे, निकट बिंदु उसको कहते हैं कि अगर हम अपने आंख के सामने कितनी दूरी पर रखें, मिनिमम सबसे कम कितना दूरी पर रखें किसी भी वस्तु को, ताकि हम उसको स्पष्ट देख सकें। तो हम अपनी आंखों के अगर कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं, तब हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट या निकट बिंदु बोलते हैं। दूर बिंदु, जैसे हम आपसे पूछे कि आपके आंख का दूर बिंदु क्या है, मतलब आप कितना दूर तक देख सकते हैं सबसे ज्यादा, तो हम बोलेंगे हम अनंत तक देख सकते हैं। अनंत मतलब ये नहीं कि हम सीधा यहाँ से लेके मतलब पृथ्वी का एक छोर से ऊंचा, मतलब क्या, हमारे आंख का जो मैक्सिमम दूर होता है उसको हम अनंत ही बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अनंत तक हम देख सकते हैं। तो जो दूर बिंदु होता है एक सामान्य आंख के लिए, वो क्या होता है, अनंत होता है। जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है कि हम कितना दूरी पे, कम से कम कितना दूरी पे वस्तु को रखें ताकि देख सके, तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, दृष्टिप्रास क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब जो कम से कम बिंदु होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो दूरी होता है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच का जो दूरी होता है, उसको दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते, आगे आता है समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होता है, ये सब आपको जरूरत नहीं है, ये सब आपको जरूरत नहीं है, 10th में जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ एक पॉइंट है, मानती में बता देंगे, ये सब जो किए ना तामझाम, इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको समंजन क्षमता क्या होता है, सीधा आपको बोलना है। समंजन क्षमता जो होता है, किसी भी आंख का जो समंजन क्षमता होता है कि वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को देखने, किसी भी समान आंख जो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी देखने का जो क्षमता होता है ना किसी भी आंख को, उसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन या समंजन क्षमता बोलते हैं।
ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज निकल के आता है, हम आपको दिखाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। वहां से हमको एक चीज निकल के आता है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो सामान्य आंख होगा, जो आपका आंख होता है, तो हम आपसे पूछेगा आपके आंख का जो समंजन क्षमता होता है वो क्या होता है, 4 डायोप्टर होता है। समंजन क्षमता क्या, पावर, एक तरह से हम क्या बोलते हैं, आपके आंख का जो पावर है वो कितना है, तो हम बोलेंगे 4 डायोप्टर होता है। ठीक है। तो यहां तक हम अपने आंख के बारे में पढ़ लिए, समंजन क्षमता पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो आंख में दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आंखों में जो दोष उत्पन्न क्यों होता है, आजकल के बच्चे को तो कम उम्र में आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल अधिकांश देखता है। बच्चे क्रिकेट खेलने, मतलब कुछ भी खेलने के लिए बाहर में नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग बचपन अपना कबड्डी खेले, कुछ भी खेलते, तो आजकल के बच्चे नहीं जाते हैं। सही है। तो आजकल को वही मोबाइल देखता है, आजकल बच्चे लोग खेलने वेलने नहीं जाते, तो इसी कारण क्या होता है, हमारे आंखों में ना दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो 3 दोष है। कौन सा? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है। ये तीनों दोष है। इन तीनों दोष को हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नाम सुन के लगता है दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत है, पर उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। समझना मेरा बात को, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। लिखा है ना, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेती है, या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उस दोष को क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। सही है। ठीक। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं मतलब दूर की वस्तु तो देख लेगा, दूर मतलब अगर हम एक कोई पॉइंट मान ले कि नियर बिंदु है, नजदीक बिंदु मान ले 25 सेंटीमीटर, सबसे कम दूरी वही होता है ना कि सबसे कम दूरी पे वस्तु को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर के आगे का वस्तु देख लेता है पर अंदर का वस्तु नहीं देख पाता है। तो हम जैसे इमेज से आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर वस्तु हम जानते हैं, अगर यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, स्वस्थ आंख का बात करें, अगर कोई वस्तु यहाँ रखा गया है तो इससे प्रकाश किरण निकलेगी, हमारे आंखों के लेंस, उत्तल लेंस होता है, आंखों के लेंस पे पड़ेगी और ये क्या करेगा, लेंस इसको मोड़ देगा, प्रकाश जो होगा आपतित किरण को उसको मोड़ देगा। मोड़ के कहा, रेटिना पे। अगर रेटिना पे पहुंच गया, दोनों ये अपवर्तित किरण अगर रेटिना पे कट गया तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा साफ सुथरा। पर क्या हो जाता है ना कि ये मतलब रेटिना से पीछे कटते हुए प्रतीत होता है, रेटिना से पीछे कटते हुए प्रतीत होता है। देखो तो है ना, रेटिना अगर यहाँ बनता तब ना इमेज हमको दिखाई देता है, पर क्या है, यहाँ से बाहर बन रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम ये बिंदु को अगर किसी भी तरह अगर यहाँ पर रेटिना पे यहाँ पे पहुंचा दिए तब हम वस्तु को आराम से देख सकते हैं, है ना। अगर हम किसी तरह ये बिंदु को यहाँ पहुंचा दिए तो हम वस्तु को आराम से देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष में दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस को लगा देते हैं। ये लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच मतलब वस्तु के बीच हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस को रख देते हैं। अब क्या होगा, इस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, इस लेंस से टकराएगा। सही है। अब ये लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है, हम जानते हैं क्या करेगा, प्रकाश को मोड़ेगा। तो प्रकाश जिस तरह से निकला तो ये लेंस क्या करे, इसको मोड़ दिया, चलो मोड़ दिया, यहाँ पहुंचा गया। अब फिर से ये प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, अब हमको फिर एक उत्तल लेंस है, हमारे आंखों का उत्तल लेंस, तो ये क्या करेगा, हमारा आंख का उत्तल लेंस फिर इसको क्या करेगा, मोड़ देगा। फिर इसको मोड़ के कहाँ आके मिलता है, रेटिना पाके मिल जाता है, रेटिना पाके मिल जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है। आपसे सवाल में पूछा गया दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो आप बोलिएगा दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सही है। उसके बाद पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो बोलेंगे दूरदृष्टि दोष होने का कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है। या जो लेंस है, जो हमारा आंख का लेंस है, उसका फोकस दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाना, जिस कारण से क्या होता है, इमेज का मतलब जो किरण है यहाँ आके कट जाता है। ये मतलब लेंस क्या होता है, लंबा, मतलब समझ लो कि फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाता है जिस कारण से प्रतिबिंब का यहाँ कटते हुए प्रतीत होता है। ठीक। आपसे फिर तीसरा सवाल पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा
लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब सवाल आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। फिर आता है क्या, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु को जो वस्तु नजदीक रखा रहता है उसको आराम से वो देख लेता है। कोई भी जो स्वस्थ आंख है वो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि निकट की वस्तु देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो क्या मान लीजिए दूर कहीं अनंत पे रखा हुआ वस्तु है तो उसको नहीं देख पाएगा, क्यों? क्योंकि ये हम उसको निकट दृष्टि दोष है। तो मान लेते दूर कहीं वस्तु रखा गया, उससे प्रकाश आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है, हम मान के चाहिए, मतलब प्रधान अक्ष होता नहीं हमारा आंखों के बीच। अब ऐसा नहीं कि आंख के बीच में तीर खींचे, बस इमेजिन कल्पना करते हैं कि एक प्रधान अक्ष हो गया। तो जैसे ही आया तो ये कौन सा लेंस है, हमारी आंखों में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कर गया, प्रकाश की किरण को मोड़ेगा। अब अगर आंख मेरा स्वस्थ रहता तो प्रकाश किरण को मोड़ के यहाँ पे इसको यहाँ पे आके कटता, दोनों अपवर्तन के बाद यहाँ के कटता, तब न उसका प्रतिबिंब बनता जो वस्तु दूर रखा है, अनंत पे रखा है। पर क्या होता है अगर दूर वस्तु रखा होता है ना, इस दोष में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि यहाँ पर रेटिना से वो पहले ही कट जाता है। जो प्रकाश आपतित किरण है अपवर्तित के बाद वो कहाँ हो, रेटिना से पहले ही कट जाता है। रेटिना से पहले ही कट, जिस कारण से दूर स्थित वस्तु को वो देख नहीं पाता है, दूर स्थित वस्तु को वो देख नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने ये जो प्रकाश आपतित किरण है और ये लेंस हमारे आंख और आपतित किरण के बीच हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अवतल लेंस का लगा देते हैं। अवतल लेंस को हम लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो जो प्रकाश आया टकराया वो क्या कर रहा है, फैला दिया। चलो फैला दिया, अब क्या हो गया, ये प्रकाश जो सीधा आता था वो कहाँ आ रहा है, मान लो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा है ना, प्रकाश यहाँ पे आके मिल रहा है फैलाने के बाद। फिर क्या हो रहा, जैसे ही प्रकाश यहाँ से फैला, फिर आगे मेरा एक उत्तल लेंस रखा गया जो मेरा आंख का है। ठीक, अब ये मेरा उत्तल लेंस जो हमारे आंख का उत्तल लेंस है, ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को मोड़ देगा, इस प्रकाश की किरण का कन्वर्ज कर लेगा, कन्वर्ज करके कहाँ, रेटिना पे आके मिला देता है। अब चूंकि जो प्रकाश पहले यहाँ रेटिना से पहले कटता था, अब कहाँ कट रहा, रेटिना पे, तो मतलब अवतल लेंस को जो इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश कहाँ कटता है, रेटिना पे। रेटिना प्रकाश कट गया मतलब क्या, हमको प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब हमको वो वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो सवाल आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता था, हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इस तरह से हम दो तस्वीर बना लेंगे। फिर पूछेंगे निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष होने का कारण जो है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण जो है क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, है ना। अगर मान लो यहां से क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ठीक है, नेत्र गोलक का क्या होता है, बड़ा हो जाना, जो इसका मेन रीजन है निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, फिर पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करें, तो फिर बोलेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए हम, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या बोलेंगे अवतल लेंस का इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि वस्तु को ना ही निकट का वस्तु दिखता है ना ही दूर का वस्तु दिख पाता है। ठीक है, जिसे हम दिखाते हैं आपको एक तस्वीर बना के, जैसे मेरा मान लो ये आंख है, ये हमारा आंख है, ये क्या है, मेरा लेंस, ये क्या है, रेटिना है। तो क्या होता है ना कि हम जानते हैं मिनिमम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर किसी भी आंख का तो न्यूनतम दूरी होता है, और मैक्सिमम कितना, अनंत होता है। तो क्या होता है ना, इस आंख में ना ही उसको निकट का वस्तु दिखाई देता है ना ही दूर का वस्तु उसको दिखाई देता है। तो इस स्थिति में उसको क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, इसको जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इसका उपचार कैसे होता है, इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उपचार के लिए हम बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बायफोकल लेंस क्या होता है कि एक लेंस ऊपर में अवतल लेंस होता है और नीचे में उत्तल लेंस होता है। हम क्या करते हैं, इसको अपने आंख के मतलब चश्मा बना के पहन लेते हैं, चश्मा बना के पहन लेते हैं, पहन लिया। अब ये अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु को देखने में मदद करता है,
दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है, मतलब जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनाता है, यहाँ पर रेटिना पे। और उत्तल लेंस क्या करता है, मतलब जो निकट वस्तु रखा होता है उसका प्रतिबिंब हमको रेटिना बनाता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, निकट और दूर दोनों का वस्तु देख लेते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, क्या होता है, हमको समझ गए। उपचार के लिए क्या करते हैं हम, कि इस दोष को दूर करने के लिए हम बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए हम एक पेज ले लेते हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझ ले प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म दो सतह से घिरा हुआ भाग होता है। इस तरह से दो समतल होता है, समतल पारदर्शक सतह होता है। ठीक है, दो समतल परावर्तक सतह होता है, उसको इस तरह से हम रख देते हैं। वो कहाँ, त्रिभुजाकार आकार में होता है। ठीक है, इसको हम अगर नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, ये सी, तो ये क्या होता है, त्रिभुजाकार आकार में होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, हम सभी बात समझेंगे अच्छे से। तो ये जो कोण होता है ना, ये कोण, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य प्रणाली हम समझते हैं क्या होता है। हम क्या करते हैं, इस ये जो प्रिज्म में होता क्या है, कि प्रिज्म के सतह पे, मान लीजिए पहला सतह है, तो पहला सतह क्या होता है, एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर जब प्रकाश यहाँ होता है तो हम क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब खींच, एक लंब खींच देते हैं। चलिए, अब इस सतह पे लंब क्या होगा, इस सतह पे 90 डिग्री इस तरह से लंब हो जाएगा। तो ये हम क्या करें, एक लंब खींच दिए। और हम जानते हैं अगर इसको हम क्या मान लें, विरल माध्यम, विरल माध्यम इसको मान ले कि अगर हवा है तो विरल माध्यम, तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो हम जानते हैं कहाँ, किधर की ओर झुकता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। तो अविलंब की ओर झुक जाता है ना। इसको जाना चाहिए था इधर, पर किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है ना, अविलंब और जो आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना, दोनों के बीच के कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। ये हमको मालूम है। ये क्या है, आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण, और आपतित किरण अविलंब के बीच के कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। सही है। अब क्या होता है, प्रकाश जैसे इसमें प्रवेश किया तो अविलंब की ओर मुड़ गया, चलो मुड़ा दिए। अब फिर प्रकाश कहाँ है, सघन माध्यम में है, सघन माध्यम में है ना। अभी प्रकाश कहाँ, सघन माध्यम में। फिर जैसे ये प्रकाश आया, अब ये परावर्तक सतह से टकराएगा। अब हम जैसे टकराए, हम यहाँ क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। अब इस सतह पे लंब कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा ना, कुछ इस तरह से अभिलंब होगा, है ना। इस पर 90 डिग्री का ये बना दो, ये अभिलंब हो गया। अब चूंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, लंब से दूर निकल जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लंब के और झुक जाता है, अभिलंब के ओर झुक जाता है। जब प्रकाश विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये क्या विरल माध्यम है ना, ये सभी विरल माध्यम चाहते हो, विरल माध्यम, ये क्या सघन माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो ये घटना, इस तरह से घटना प्रिज्म में होता है। ठीक है, तो ये जो कोण बनाता है ना, ये कोण को हम ई से सूचित करते हैं। ये ई जो होता है इसको हम बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण। और ये जो किरण निकलता है इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। मतलब अभिलंब और निर्गत किरण के बीच को, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। यहां तक दिक्कत कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये क्या, आपतित किरण के बाद अंदर में घुसा क्या हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। अपवर्तित किरण के बाद जैसे बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। क्लियर। अब यहां पे एक टर्म आता है विचलन। विचलन अब समझो, हम इसको अच्छा से समझाते हैं आपको, बड़ा फिगर बना के। मान लो ये मेरा प्रिज्म है,
ठीक है, ABC अपना नाम दे दो। तो जैसे ही आपतित किरण आया, हम क्या करते हैं, ऐसा समझो, अभी पहले आपतित किरण आया तो उसको जाना किधर चाहिए, उसको जाना इधर चाहिए था ना, इस तरह से, पर गया किधर, इधर की ओर गया। मतलब क्या हो गया, जाना चाहिए था इधर, पर उसका विचलन हो गया, वो इधर चला गया। फिर इस सतह से टकरा के कहां निकल गया, इधर की ओर निकल गया। तो जो पहला किरण है ये, दूसरा अंतिम किरण ये है, तो इसको कहां जाना चाहिए था, ये किरण को सीधे निकलना चाहिए, पर किधर मुड़ गया, इधर। तो जब इसको हम पीछे करते हैं कुछ इस तरह, देखो तो ये जो कोण बनता है ना, ये कोण, इसी को हम बोलते हैं विचलन, जिसको इस तरह से डेल्टा सूचित करते हैं। फिर से समझो, जैसे ये किरण आया, इसको इधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए था, जो शुरुआत किरण है, पर उसको जो मुड़ा किधर, इधर की ओर चला गया, है ना। उसको जाना इधर की ओर जाना चाहिए था, पर किधर हो गया, जैसे यहाँ जा रहा उसको जाना इधर चाहिए था, पर क्या हो गया, मुड़ गया इधर। तो जो यहां से इधर मुड़ गया, जो विचलन हुआ ना, ये इसी को बोलते हैं किरण का विचलन, मतलब किरण के अपने पास से विचलित हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, जिसको डेल्टा सूचित किया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। नहीं तो विचलन कोण कैसे निकाला जाता है, इसमें मिनिमम डेविएशन, मिनिमम विचलन होता है, आई निकाला जाता है, बहुत कुछ निकाला जाता है, अपवर्तनांक इसका निकाला जाता है, इस खांच का। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण अविलंब के बीच के कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। सेम उसी तरह इधर, तो यहाँ जो प्रिज्म कोण निकलता है ना, प्रिज्म कोण, वो होता है R1 + R2, जो A होता है। हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका इस्तेमाल आपको नहीं होगा कहीं। तो ये जो डेविएशन हुआ ना, विचलन, ये विचलन कैसे निकलता है, डेविएशन जो विचलन होता है वो होता है I1 + E - A होता है, ये विचलन का सूत्र होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। I1 नहीं, मतलब I क्या हो गया, आपतन कोण, ये कोण। E क्या हो गया, निर्गत कोण, ये। और A क्या हो गया, प्रिज्म कोण। जो प्रिज्म कोण कैसे निकलता है, R1 + R2 को जोड़ के। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपके सिलेबस में बस प्रिज्म है, अब प्रिज्म कैसे काम करता है बस इतना समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसको। फिर अगला टॉपिक है मेरा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। सही है, स्टार्ट करें। तो क्या हो जाता है ना कि अगर ये मेरा प्रिज्म है, तो प्रिज्म है, तो जब हम प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश को भेजते हैं, क्या कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, मतलब व्हाइट लाइट को, जो भी टॉर्च वार्च का जो रोशनी होता है, जब उसको हम प्रिज्म पे इस तरह से मारते हैं ना टॉर्च, तो ये प्रिज्म क्या करता है, वो श्वेत प्रकाश को ना 7 रंगों में विभाजित कर देता है। आश्चर्य वाली बात है, तो क्या करता है प्रिज्म, 7 रंगों में विभाजित कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में विभाजित करता है, मतलब कुछ इस तरह से समझना। ये 7 रंगों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्दा हम लगा दिए, यहाँ पर अगर कोई पर्दा लगा दिए, तो हमको यहाँ पर्दा क्या दिखेगा, जानता है, 7 रंग हमको पर्दा दिखने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रंग 7 रंग दिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो 7 रंग दिखता है तो पर्दा पे। तो कौन सा रंग दिखता है हमको मालूम है, विबग्योर। ठीक है, कौन सा रंग दिखता है, विबग्योर दिखता है। विबग्योर मतलब क्या, ये जो 7 रंग दिखता है ना, ये 7 रंग, वो कौन सा रंग होता है, विबग्योर। मतलब इसको याद करने का तरीका, या उसको बोलते हैं बैगनी पिनाला, इस तरह भी याद किया जाता है। जहां वी क्या होता है, वायलेट, मतलब बैगनी कलर होता है। आई इंडिको, जिसको जामुन देखिए ना, जामुनी कलर का होता है। सबके बारे में बात करते हैं, पहले हम लिख देते हैं। ब्लू नीला कलर हो जाता है। जी ग्रीन, मतलब हरा कलर हो जाता है। वाई येलो, मतलब पीला कलर हो जाता है। और ये ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा कलर हो गया भैया, ऑरेंज नारंगी कलर जिसको बोलते हैं, नारंगी। हाँ,
नारंगी कलर हो जाता है, और ये रेड लाल, ये लाल कलर का हो जाता है। सही है। तो क्या होता है, सातों रंग यहां बन जाता है। यहाँ पे VIBGYOR। सबसे पहले कौन सा बनता है, यहाँ बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, सबसे ऊपर में लाल बनता है। इस तरह से 7 रंग में विभाजित हो जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। तो हम आपसे पूछ लेगा, बताओ प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रकाश का जो परिक्षेपण होता है, प्रकाश का विक्षेपण वह घटना है जब हम किसी प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश को आपतित करवाते हैं, तो वे श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जब टकराती है तो वो प्रिज्म क्या करती है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आप लोग इसमें कुछ बात होता है जो हम आपको बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश का समय आता है तो बारिश के समय में हम क्या होता है, इंद्रधनुष वगैरह सब ज्यादा दिखता है। जब बरसात वगैरह होता है तो जिधर मान लो अगर सूरज इधर है, तो अगर सूरज इधर है, मान लो सूरज इधर है, सूरज के तरफ हम पीठ करके खड़ा हो गए, पीठ करके सूरज की तरफ, तो हमारे सामने क्या होता है, इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है ना। तो आपने कभी सोचा कि वो इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण क्या है कि जो हमारे जब बारिश वगैरह सब होता है, या आप कहीं अगर झरना वरना देखे होंगे तो वहां पर भी इंद्रधनुष बनता है। तो होता है क्या है कि जो पानी का जो बूंद होता है ना, पानी के बूंद जो बारिश में गिरता है, पानी के बूंद, वो छोटा छोटा ढेर सारा पानी का बूंद होता है। तो वो पानी का बूंद क्या होता है, प्रिज्म के जैसा काम करता है। पानी का बूंद क्या होता है, प्रिज्म के जैसा काम करता है, बूंद जो होता है। जैसे ही क्या होता है, सूरज से क्या कौन सा प्रकाश निकलता है, श्वेत प्रकाश। जैसे ही श्वेत प्रकाश निकला, ये बूंद पे आके टकराता है, बारिश का बूंद पे आके तो टकराता है। तो बारिश का, चूंकि एक बूंद तो नहीं है, ढेर सारा बूंद है, तो क्या होता है, बारिश के बूंद पे जब श्वेत प्रकाश आके आपतित होती है, तो वो बूंद क्या करता है, उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जिस कारण से हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक घटना होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ मजेदार चीज और है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक मजेदार चीज होता है कि सर ये तारा जो है, तारा टिमटिमाता क्यों है, ये बताइए हमको। तारा क्यों टिमटिमाता है, और जो हमारे नजदीक का ग्रह जैसे चांद हो गया, ये सब क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो उसको समझते हैं अच्छे से। मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, और हमसे ये दूर, बहुत दूर, मान लीजिए ये कोई ग्रह हो गया, ग्रह, ये क्या तारा है। ठीक है, हमसे बहुत दूर, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा दूर होता है। तो क्या होता है ना कि जब तारा से जो प्रकाश, चूंकि तारा को हम देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है, तो तारा से जो प्रकाश निकलता है ना, तो तारा का प्रकाश जो आता है ना, बहुत सारे हमारे, चूंकि पृथ्वी और तारा के बीच में तो बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारा चीज होगा। तो प्रकाश जो आता है ना, वो सीधा नहीं आता। प्रकाश क्या होता है, मतलब इस तरह से आता है प्रकाश, मतलब इस तरह से मुड़ते मुड़ते प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है। मतलब होता है, ढेर सारा वायुमंडल होता है तारा और पृथ्वी के बीच, तो ढेर सारा वायुमंडल में प्रकाश थोड़ी सीधे आ जाएगा, तो ढेर स्वाभाविक प्रकाश तिरछा विरछा आता है। ठीक है, उसी तरह एक तो प्रकाश नहीं, ढेर सारा, इसी तरह ढेर सारा प्रकाश आता होगा। तो उसमें क्या होता है ना कि अब चूंकि देखिए, मेरा मतलब अथी कहने का है कि चूंकि हम जानते हैं कि ढेर सारा वायुमंडल से गुजर के प्रकाश, तारा का किरण, हमारे तारा का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अब चूंकि ढेर सारा किरण जब इससे निकलता है प्रकाश, तो हो जाता है ना कि कोई किरण आता है, कोई किरण पहुंच पाता है, कोई किरण नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, कोई किरण पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंच पाता, कोई बीच में ही रह जाता है, कोई, मतलब इस तरह से आता है। तो हम जो अपने आंख से तारा को देखते हैं ना, तो तारा क्या होता है कि उससे रोशनी अगर हमारे आंखों पे पहुंच गया तो हम तारा को देख लेते हैं, फिर दूसरा रोशनी नहीं पहुंचा, तीसरा रोशनी पहुंच गया, चौथा रोशनी नहीं पहुंचा। मतलब यही होता है कि एक रोशनी पहुंच, जैसे एक रोशनी पहुंच गया, दूसरा यहीं रुक गया, नहीं पहुंचा, तीसरा पहुंच गया, चौथा
वहीं रुक गया, पांचवा पहुंच गया, छठा वहीं रुक गया। तो ये क्या हो जाता है ना कि रोशनी आता है फिर बंद होता है, आता है बंद होता है, मतलब इस तरह से जो होता है ना, इसी कारण क्या होता है हमको टिम टिम टिम, मतलब आया दिखा, फिर नहीं आया नहीं दिखा, आया दिखा नहीं आया दिखा। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब भुक मैं करते रहता है, जिस कारण से क्या होता है तारा टिमटिमाते हमको दिखाई देता है। और आप जो तारा को देखते हैं ना, एक्चुअली में तारा वहां होता नहीं है। बोले सर ये क्या बात हो गया, अब हमको समझाते हैं आपको। चलिए, अगर ये हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो अगर ये तारा है, मान लेते हैं ये क्या है, मेरा तारा है, और ये क्या हमारा पृथ्वी का वायुमंडल होता है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर तारा को देखते हैं तो आपको लगता है क्या तारा यहाँ, पर एक्चुअली में तारा है यहाँ नहीं। आप जो देखते हैं ना वो तारा वहाँ होता नहीं है। क्या होता है, हमारा आँख क्या होता है, हमारा आँख कोई चीज़ को कैसे देखता है, हमारा आँख कोई चीज़ को कैसे देखता है कि वहाँ से प्रकाश आता है तो हम देख लेते हैं। हमारा आँख थोड़ी उतना मालूम है कि हाँ वो वहाँ है या नहीं है। बस जहाँ से प्रकाश आ रहा है मतलब उस वस्तु को देख लेता है। तो होता क्या है कि जब ये मान लेते हैं, समझिए यहाँ आप खड़े हैं, आप यहाँ से प्रकाश आ रहा है हमारे आंखों पे, आया, ठीक है, हमारे आंखों पे क्या होता है, प्रकाश आया, ढेर सारा प्रकाश आएगा। तो क्या होगा, आते एक साथ तो क्या होगा, हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल उसमें प्रवेश करेगा। अब चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है इस तरह से। सेम उसी तरह ये भी क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हमको लगेगा क्या कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से कहीं से प्रकाश आ रहा है। देखो तो इसको जब पीछे करते हैं तो हमको लगेगा कहीं यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो हमको ये जो तारा है ना, ये तारा हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये तारा हमको होता है यहाँ पर, हमको दिखाई यहाँ देता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश आएगी वो क्या होता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो हम बात कर चुके हैं इस पर। तो इसको जब डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं तो दिखता है कि प्रकाश मतलब ये दोनों कहीं यहाँ कट रहा है। तो हमारी आँख को क्या लगता है कि हमारा आँख लगता है क्या वो यही तारा है, पर तारा एक्चुअली यहाँ होता नहीं है। ठीक है, ये तारा क्या होता है, आभासी स्थिति है, पर एक्चुअली जो स्थिति है वो यहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब कारण होता है जो तारा टिमटिमाता है, जो हम तारा को देखते हैं एक्चुअली वो वहाँ होता नहीं है, वहाँ से अलग होता है। ठीक है, फिर एक टॉपिक इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात आता है कि सर ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो हम इसको भी समझते हैं कि मान ले बाबू ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, तो और ये क्या है, हमारा सूरज है। ठीक है, ये सुबह हो गया, सुबह के बाद ये कहाँ हो गया, यहाँ दोपहर हो गया, फिर ये शाम हो गया। कुछ इस तरह से चक्कर चलता है, सुबह दोपहर शाम। तो दोपहर में क्या होता है, सूरज ना हमसे बहुत नजदीक होता है, पर सुबह और शाम में सूरज का जो होता है वो हमसे काफी ज्यादा दूर होता है। जिस कारण से जो सूरज का जो किरण है, जो सूरज का जो प्रकाश है, हमारे पृथ्वी पर जो आती है ना वो बहुत दूर, मतलब रास्ता तय करके आती है, बहुत दूर हमारा रास्ता तय करके आती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम मेरे पास एक दो चीजें पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एक दो चीजें उसको समझ लेते हैं। पहला आता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमारे वातावरण में ढेर सारा मॉलिक्यूल है, मतलब कण है। तो जब कोई प्रकाश इस कण पे पड़ता है, कोई प्रकाश इस कण पे, तो ये कण क्या करता है, इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके क्या होता है, ये चारों दिशा में फैला देता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके चारों दिशा में फैला देता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, तो वही घटना क्या हो जाता है इसमें बाबू कि और इसमें और होता है, एक रेले एक साइंटिस्ट हैं, आप 12th में पढ़िएगा, उसके अनुसार बोलता है जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा टू द पावर 4। अब लैम्डा क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। अब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, चूंकि इससे उल्टा है। तो विबग्योर आप पढ़े ना, विबग्योर VIBGYOR,
तो इसमें अगर इधर से हम इधर की ओर बढ़ते हैं ना, तो इधर की ओर तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाता है। मतलब कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल। तो लाल का तरंग दैर्घ्य क्या, सबसे अधिक दिखाई देता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। मतलब प्रकीर्णन मतलब क्या, वो दिखे, मतलब उसका प्रकीर्णन, वो मतलब जो अणु है वो प्रकाश किरण को प्रकीर्णित नहीं करेगा, मतलब फैलाएगा नहीं। तो वही आप घटना क्या हो जाता है कि जब सूरज बहुत दूर होता है हमसे, ठीक है, तो इससे जो प्रकाश निकल के हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में ढेर सारा कण होगा। तो ये क्या होता है ना, जो श्वेत प्रकाश होती है सूर्य का, वो इस कण को, जो श्वेत प्रकाश को ये कण क्या होता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि ये जो 6 कलर होता है, इस 6 को क्या कर रहा है, ये प्रकीर्णित कर देता है, मतलब फैला देता है। ये 6 को क्या, ये 6 कलर को क्या होता है, ये हमारे आसमान जो मॉलिक्यूल है, कण है, उसको क्या करता है, फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है, छितिर बितर कर देता है। पर लाल रंग को वो छितिर बितर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका लाल रंग का प्रकीर्णन वो कर नहीं पाता है मॉलिक्यूल, है ना। तो जिस कारण से क्या होता है कि लाल रंग जो है, लाल रंग आसानी से मेरे आंखों तक पहुंच जाता है। और सब रंग क्या होता है, और सब रंग छितिर बितर हो जाता है, मतलब प्रकीर्णित हो जाता है। तो लाल रंग सिर्फ बचता है, तो लाल रंग क्या होता है, हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो अब लाल रंग पहुंच रहा है तो हमको सूरज लाल ही दिखाई देगा। सेम वही केस होता है सूर्योदय से सूर्यास्त के समय, कि सूरज का ये 6 कलर क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। लाल कलर प्रकीर्णित नहीं होता है। अब जो कलर हमारे आंखों तक आएगा, उसी कलर का हमको दिखाई देगा वो वस्तु। तो लाल जो है, लाल कलर वो हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, जिस कारण से हमको सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण लाल दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक पेज। नेक्स्ट सवाल आता है कि सर आकाश जो है, आकाश हमारा नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी सेम वही घटना है। आकाश हमको जो नीला दिखाई देता है उसका भी सेम वही घटना है। तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो हमारे वायुमंडल में ढेर सारा छोटा ढेर सारा क्या होगा, पार्टिकल को, ढेर सारा कण होगा। तो ये सब कण क्या करता है, श्वेत प्रकाश सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूरज के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि ये सभी प्रकाश सभी रंग को प्रकीर्णित करता है। पर लेकिन बैगनी जो होता है ना, जो नीला कलर होता है, नीला कलर को ये ज्यादा प्रकीर्णित करता है, ज्यादा नीला कलर को क्या करता है, फैलाता है चारों दिशा में। चारों दिशा में क्या करता है, नीला कलर को फैला देता है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा ना, एक इतना ही तो नहीं होगा। तो ढेर सारा मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल क्या करता है, सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कर देता है, जो कण होता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। ये एक कारण होता है। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा सवाल आता है मन में सर कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है, उसके 2 मिनट बाद भी हमको सूरज दिखाई देता है, क्यों। तो सेम वही घटना है, किसके, तारा के जैसा दिखा देते हैं, तारा जैसा। अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम इसको क्षैतिज रेखा इसको मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, तो इसके ऊपर सूरज रहेगा, मतलब क्या, दिन है। ठीक है, इसके नीचे अगर सूरज चल गया मतलब क्या हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है ना कि इसके नीचे मतलब जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का पहले समझा देते हैं तो भी समझ लीजिए। तो ये क्या हमारा सन है, और ये क्या है हमारा वायुमंडल, हमारा पृथ्वी का वायुमंडल। तो क्या होता है ना, तो सूरज का किरण निकल के आता है ना, जैसे मान लो सूरज का किरण निकल के आया, मान लीजिए ये सूरज ढेर सारा किरण निकलेगा, क्योंकि अब ये क्षैतिज रेखा के नीचे आ गया, तो मान लेते कुछ किरण आ रहा है, कुछ किरण आ रहा है हमारे आंखों पे, कुछ किरण हमारे आंखों पे आ रहा है। तो जैसे ही आया तो ये क्या, हमारा वायुमंडल बीच में आता है, तो हमारा वायुमंडल क्या करेगा, इसके किरण को मोड़ देगा, इस तरह से मोड़ देगा। ठीक है, इसके किरण क्या करेगा, इस तरह से मोड़ देगा। हम वो पढ़ चुके हैं ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश किरण की क्या होता है, जो दिशा वो परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारे वातावरण में प्रवेश करेगा सूरज किरण, उसको मोड़ देगा। तो हम जानते हैं हमारा आंख वही देखता है। तो जब इस किरण को हम पीछे करके देखते हैं, डॉट डॉट करके मिलाते हैं, तो हमको लगता है कि सूरज कहीं यहाँ कहीं है, सूरज कहीं यहाँ कहीं सूरज हमको है। पर एक्चुअली में सूरज होता है कहाँ, यहाँ पे होता है, मतलब वो क्षैतिज रेखा के नीचे होता है, वो क्षैतिज रेखा के नीचे होता है, पर हमको दिखाई कहाँ देता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर। इसलिए बोला जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद भी हमको सूर्योदय मतलब सूरज दिखाई देता है।
मतलब इसका कहने का मतलब है सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमको सूरज दिखाई देता है और सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद हमको 2 मिनट तक सूरज दिखाई देता है। कारण क्या है? बस यही कारण है कि सूरज का जो किरण आएगा हमारे वायुमंडल में घुसेगा तो प्रकाश किरण जो सूरज किरण उसको मोड़ देगा। तो जब हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं तो हमारे आंख को लगेगा क्या, क्योंकि हमारे आंख को क्या लगेगा, ये प्रकाश आ रहा है ना। हमको थोड़ी पता कि प्रकाश इधर से आ रहा है। हम जब यहाँ बैठे हैं एकदम आराम से बगीचा में लेटे तो हमको लगेगा कि ये प्रकाश आ रहा है, ये सूरज का प्रकाश। तो हम इसको पीछे करेंगे हम तो यही लगेगा कि चूंकि जहाँ से प्रकाश आएगा वही ना हमको दिखाई देगा इमेज। तो हमको जब इसको पीछे करते तो हम दिखाई देता है ओहो, तो हमको ये सूरज दिखाई देता है। हमको लगता है कि ओहो अभी तो शाम नहीं हुआ है, पर एक्चुअली वो शाम हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमको सूरज दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको सूरज दिखाई देता है। यही वो घटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी था हम ये सारे बात को डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। अध्याय 11 समाप्त होता है। ठीक है, इसका जो भी क्वेश्चन है हम लोग टेस्ट इसका लिंक उसमें करेंगे। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि बहुत चीज़ इसमें नया है। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम ढेर सारा टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में सब समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास से हम यही समाप्त करते हैं।